नमस्ते, मैं हूं सौरभ और आप देख रहे हैं बिहार की बात। नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होनी है दिल्ली में 30 तारीख को। तमाम नेता नीतीश कुमार समेत दिल्ली पहुंच चुके हैं। तो इसमें तय होगा कि नीतीश कुमार और उनकी पार्टी का भविष्य क्या होने वाला है। तमाम और फैसले होने हैं, तो क्या रहने वाला है एजेंडा इस पूरी बैठक का, ये जानेंगे समझेंगे आज के एपिसोड में। इसके अलावा जो बीजेपी और नीतीश कुमार के बीच बयानबाजी चल रही है, नीतीश कुमार को लेकर खास तौर पर जो बीजेपी नेता बयान दे रहे हैं, उसके क्या मायने हैं, ये समझने का कल हमने प्रयास किया था। इसको और आगे बढ़ाएंगे। इसी बीच प्रशांत किशोर का एक बयान आया है, पीके का एक बयान आया है। पहले आपको वो सुनवाते हैं, फिर बातचीत शुरू करते हैं। ऐसा रिजल्ट आया है, अब भाजपा वाले चाहे भी तो नीतीश जी को हटा नहीं सकते, और बिहार की जनता नीतीश जी को हटाने के लिए कमर कस के बैठे हुए। अब भाजपा वालों की हालत जो है आपको समझ लीजिए। दिल्ली बचाना है तो नीतीश जी को कुर्सी पर बैठाए रखना है, और नीतीश बाबू को कुर्सी पर बैठाए रखना है तो बिहार छूट जाना है। छूट जाना है कि नहीं जाना है? तो प्रशांत किशोर का ये बयान खूब वायरल है सोशल मीडिया पर, और जाहिर सी बात है वायरल होगा भी। अभी अश्विनी त्यागी बयान उनका आया ही था, और उसकी जो बातचीत थी सोशल मीडिया पे जो वायरल उसको हो रखा है वो ख़त्म नहीं हुआ था। प्रशांत किशोर का बयान आ गया नीतीश कुमार को लेकर, और नीतीश कुमार और बीजेपी के बीच ऊपर खाने यानी कि दिल्ली में तो सब कुछ ठीक दिखता है, मगर बिहार में लोग बोलने लगे हैं कि उतना भी सामंजस्य है नहीं जितना दिख रहा है। और जैसा कि प्रशांत किशोर का बयान आपने सुना, इसको आगे बढ़ाते हैं और चर्चा में हमारे साथ जुड़ेंगे वरिष्ठ पत्रकार प्रवीण बागी जी, सुजीत कुमार हमारे संवाददाता हैं वो जुड़ेंगे, और संतोष कुमार कुछ देर बाद वरिष्ठ पत्रकार हैं वो भी हमारे साथ इस पूरी बातचीत में जुड़ेंगे। तो प्रवीण जी, आपने बयान सुना होगा प्रशांत किशोर का, और संजय पासवान भी हाल में कह रहे थे कि तमाम जो कार्यकर्ता हमसे नाराज़ हुए हैं, नेता हमसे नाराज़ हुए हैं, वो पीके के साथ जुड़ रहे हैं। और पीके जिस तरीके से लगातार बयान दे रहे हैं, और ख़ासतौर पर ये बयान आपने सुना जिसमें उन्होंने कहा कि भाजपा वाले चाह के भी नीतीश कुमार को हटा नहीं सकते हैं। दिल्ली बचाना है तो नीतीश को कुर्सी पर बैठाए रखना होगा, और नीतीश को बैठाए रखते हैं तो बिहार छूट जाएगा हाथ से। और जनता से फिर उन्होंने हुटिंग भी कराई, हाँ भी कहलवाई। कैसे देख रहे हैं नीतीश कुमार को लेकर पीके के इस बयान को? देखिए, नीतीश कुमार को लेकर के भाजपा के अंदर दुविधा की स्थिति है। पार्टी का एक वर्ग मानता है कि नीतीश कुमार अपरिहार्य हैं, क्योंकि भाजपा की अपनी उतनी ताकत नहीं है कि वो अपने बलबूते सरकार बना सके, इसलिए नीतीश कुमार का साथ जरूरी है। और नीतीश कुमार एक फेस के रूप में है, तो उसका उपयोग भाजपा करती रही है, और उसका लाभ भी मिला है पार्टी को। पार्टी ने अपना विस्तार किया है, ताकत अपनी बढ़ाई है बिहार में। मगर एक दूसरा घड़ा है जो ये मानता है कि कुछ भी हो जाए हमको अपने पैरों पर खड़ा होना चाहिए। जो अश्विनी चौबे कह रहे हैं, वो अश्विनी चौबे ने तभी कहा है, मगर इसके पहले से भी कई नेता ये बात कह चुके हैं कि पार्टी को अपने बलबूते सरकार बनानी चाहिए। और बीच में तो यही हो रहा था कि चुनाव के पहले ये कि 25 के बाद जो सरकार बनेगी बिहार में, बिहार सरकार, तो वो भाजपा के नेतृत्व में बनेगी, और उसमें बड़े भाई की भूमिका में भाजपा रहेगी जी। मगर वो बात जैसे ही लोकसभा का रिजल्ट आया, वो बात हवा हो गई। तो ये दो जो घड़े हैं पार्टी के अंदर, उनके बीच मंथन चलता रहता है, धींगा मुश्ती होती रहती है। मगर भाजपा की मजबूरी ये है कि नीतीश कुमार की पालकी नहीं अगर वो उठाती है तो फिर वो सत्ता से दूर हो जाएगी, और नीतीश कुमार फिर महागठबंधन के साथ हो जाएंगे या राजद के साथ हो जाएंगे, जो उसे कबूल नहीं है। तो इसलिए मजबूरी की वजह से भाजपा नीतीश कुमार को साथ लेकर के चल रही है। और ये जरूर है कि नीतीश कुमार ने अपना एक आधार बनाया है। पार्टी उनकी छोटी जरूर है, मगर खुद नीतीश कुमार पार्टी के पर्याय बन गए हैं। कोयरी कुशवाहा का कॉम्बिनेशन से अपनी राजनीति उन्होंने शुरू की, कि फिर अति पिछड़ा को अपने साथ जोड़ा, फिर जीविका दीदियों का संगठन खड़ा करके और शराबबंदी करके महिलाओं के एक बड़े वर्ग को अपने साथ जोड़ा। तो ये सब करके उनके पास एक बड़ा वोट बैंक उनसे जुड़ा हुआ है, जो किसी भी पार्टी जिसके साथ वो गठबंधन में रहते हैं उसको फायदा इसका मिलता है।
मगर ये भी तय है कि भाजपा के साथ उनका नेचुरल अलायंस है, क्योंकि लालू प्रसाद से अलग होकर के जब नीतीश कुमार और जॉर्ज फर्नांडिस के नेतृत्व में पार्टी बनी थी समता पार्टी, तो वो लालू प्रसाद के विरोध में ही उस पार्टी का गठन हुआ था और उसने बजाबता अभियान चलाया भाजपा के साथ मिलकर के। और छोटी पार्टी होने के बावजूद तब एनडीए के नेताओं ने उस समय आडवाणी जी, अटल जी, ये सब लोग थे, उन लोगों ने नीतीश को प्रोजेक्ट किया बिहार में मुख्यमंत्री के रूप में, और उनके नेतृत्व में बड़ी पार्टी होने के बाद भी भाजपा ने सरकार बनाई। जी। याद होगा कि पहली बार जब सरकार बनी थी, पहली बार जब नीतीश ने चुनाव लड़ा था समता पार्टी के बैनर के साथ, तो उस समय भाकपा माले के साथ उन्होंने गठजोड़ किया था जी। और उसमें मात्र 7 सीटें आई थी समता पार्टी को। जी। तो वो समझ गए कि ये कॉम्बिनेशन चलने वाला नहीं है, इसलिए वो फिर बीजेपी के साथ आए और तब से कई बार उनका आना जाना एनडीए में लगा रहता है। तो भाजपा का भी जो वोटर है वो लालू विरोधी है, नीतीश कुमार के साथ जो वोटर जुड़ा है वो भी लालू विरोधी है। तो वो एक नेचुरल अलायंस के रूप में ये गठबंधन काम करता है। मगर वही जब वो महागठबंधन के साथ चले जाते हैं नीतीश जी, तो फिर वहाँ निचले स्तर पर तालमेल नहीं बैठ पाता जदयू के कार्यकर्ताओं का और राजद के कार्यकर्ताओं का आपस में, और उनके वोटरों का भी, क्योंकि दोनों दो ध्रुव पर खड़े हैं और उनमें जमीनी स्तर पर बेहतर रिश्ते नहीं हैं, तालमेल का अभाव है, संघर्ष भी कई इलाकों में होते रहे हैं। तो ये इस वजह से नीतीश की भी मजबूरी है कि भाजपा के साथ रहना। मतलब आप कह रहे हैं कि दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, चाहे भाजपा हो चाहे जेडीयू हो, दोनों को ही एक दूसरे की ज़रूरत है। और अब जब विधानसभा चुनाव मुकर्रर होने वाले हैं, जल्द होने वाले हैं, तो ऐसे में और ज़रूरत बढ़ जाती है। और लोकसभा चुनाव के जो नतीजे रहे, जैसा कि प्रशांत किशोर कह भी रहे थे, उसने और ज़रूरी बना दिया है नीतीश कुमार को बीजेपी के लिए। अगर प्रशांत किशोर के बयान को डिकोड करें प्रवीण जी, और जिस तरीके से प्रशांत किशोर का बयान आया था लोकसभा चुनाव से पहले, और वो उन्होंने जो भविष्यवाणी की थी इलेक्शंस को लेकर, लोकसभा को लेकर, वो उतनी सटीक बैठी नहीं। मगर बिहार के परिप्रेक्ष्य में जब प्रशांत किशोर कोई बयान दे रहे हैं, जब नीतीश कुमार को लेकर ये बयान दे रहे हैं, और खासतौर उनकी क्रेडिबिलिटी पर भी सवाल खड़ी कर बीजेपी की मजबूरी बता रहे हैं, मगर कह रहे हैं कि बिहार में अगर नीतीश कुमार के भरोसे रहेंगे तो रास्ता आसान भी नहीं। तो इस बयान को ऐसे डिकोड कितना सीरियसली लेना चाहिए? देखिए, प्रशांत किशोर ने जब अपना अभियान शुरू किया था जन स्वराज बिहार में, तो उस समय नीतीश कुमार ने ये पूरी कोशिश की थी कि वो फिर से आ जाएं, जदयू के साथ काम करें मिल करके। मगर प्रशांत किशोर इसके लिए तैयार नहीं हुए, और उन्होंने उस समय उनका बयान आया था कि नीतीश कुमार हमारे लिए पिता तुल्य हैं और हमेशा उनका आशीर्वाद हम चाहेंगे, मगर बिहार में एक नई शुरुआत हम करना चाहते हैं। तो ये कह के उन्होंने नीतीश कुमार से अलग रास्ता अपना बना लिया और एक अभियान अपना चलाया, और वो लगातार भाजपा के खिलाफ, जदयू के खिलाफ और राजद के खिलाफ, बिहार में जो स्थापित पार्टियां हैं उनके खिलाफ वो बोलते रहते हैं। प्रशांत किशोर ये जरूर है कि उन्होंने बिहार में एक अपना एक मजबूत संगठन खड़ा कर लिया है पंचायत स्तर तक, और वो पहले नेता हैं संभवतः बिहार में जिन्होंने इतना सघन दौरा किया है पूरे प्रदेश का। पदयात्रा, पहले गांव-गांव, पंचायत घूमे, अब तो कुछ गाड़ियों से भी घूम रहे हैं, मगर वो इतना किसी पार्टी के नेता ने इतनी सघन यात्रा बिहार की नहीं की जितना वो किया। और वो जो बातें जिस अंदाज में कहते हैं वो लोगों को अपील भी करती है, तो उनका एक असर है। मगर वो कितनी ताकत इससे अर्जित कर पाए हैं, इसकी परीक्षा होनी अभी बाकी है, और वो परीक्षा होगी विधानसभा चुनाव में। तो बीच बीच में वो कुछ ज्यादा भी बोल जाते हैं जो गलत साबित होता है। जैसे लोकसभा चुनाव के पहले उन्होंने कहा था कि 5 से ज्यादा सीटें नहीं आएंगी जदयू को, मगर जदयू को 12 सीटें आ गई। तो जिसके लिए वो जाने जाते हैं कि चुनावी गणितज्ञ हैं, विशेषज्ञ हैं और स्ट्रेटेजी बनाते हैं, उसमें उनका आंकड़ा फेल कर दिया। हालांकि बंगाल के चुनाव में उन्होंने जो कहा था कि 100 से ज़्यादा सीटें नहीं आएंगी भाजपा को, भाजपा चाहे कुछ भी कर ले, तो वो बयान उनका सही था, वो आकलन सही था, क्योंकि वहाँ वो जमीन पर काम कर रहे थे। मगर पता नहीं बिहार में उनको क्या हो गया कि उन्होंने 5 सीटें बता दी और उसके दुगना से भी ज़्यादा सीटें जदयू लेकर के आई है। तो राजनीति जब कर रहे हैं वो, तो आंकड़ों के साथ भी हेराफेरी हो जा रही है।
ये स्वाभाविक है। मगर ये है जरूर कि अपनी एक ताकत उन्होंने बनाई है, और बिहार में लोग प्रतीक्षा भी कर रहे हैं कि एक तीसरी ताकत यहाँ बन के जी उभरे, सामने आए। क्योंकि जो जदयू, राजद या भाजपा, ये तीनों जो पार्टियां हैं, उनको लोगों ने टेस्ट कर लिया है, और वो बिहार के लोगों को कोई एक नया बिहार नहीं दे पाए, बिहार को आगे नहीं ले जा पाए, जो बिहार की मूलभूत समस्याएं हैं उसको सॉल्व नहीं कर पाए। तो इसलिए बिहार के लोग अब इससे छुटकारा पाना चाहते हैं, वो जगह लेने की तैयारी में है प्रशांत किशोर, और इसी के लिए वो संघर्ष कर रहे हैं। वो भी समझ रहे हैं कि एक जगह है जो खाली है और उस जगह को हमको भरना है। अब वो कितना भर पाते हैं, कितना सफल हो पाते हैं, ये तो जब वो चुनाव के मैदान में उतरेंगे देखने वाला होगा, अभी तो पता भविष्य चल के पाएगा। तो ये गर्त देखना में होगा, अभी थोड़ा बिल्कुल इंतजार करना होगा कि प्रशांत किशोर जो कह रहे हैं और उनकी बातों में कितना दम है। बिल्कुल। सुजीत जी, यही सवाल मेरा आपसे भी है कि जैसा प्रवीण जी ने कहा कि प्रशांत किशोर उस गैप को भरने का प्रयास कर रहे हैं, एक थर्ड फ्रंट के तौर पर खुद को पेश करने का प्रयास कर रहे हैं, एनडीए और इंडिया गठबंधन के उसके अलावा अपने आप को पेश करने की कोशिश कर रहे हैं कि मुझे ऑप्शन के तौर पर ले, और वो लंबे समय से गांव-गांव पूरा बिहार चक्कर लगा रहे हैं। तो एक तो जो उनका ये बयान है नीतीश कुमार को लेकर, वो कितना सही दिखता है आपको? दूसरा, वो और उनके बयानों को और उनको खुद को जनता कितना सीरियसली ले रही है बिहार में? देखिए सौरभ जी, ये जो है बिल्कुल सही बात है कि ये काफी वक्त से अपने सारे राजनीतिक जो संगठन उन्होंने तैयार किया है, उन्होंने पूरी तरीके से फोकस किया हुआ है बिहार की राजनीति के ऊपर। और अगर उसको भी थोड़ा सा अगर आप और क्लियर करना चाहते हैं, तो आप ध्यान देंगे तो आपको पता चलेगा कि उन्होंने एक जगह विशेष को बहुत अच्छे तरीके से फोकस किया हुआ है। जैसे अगर आप मिथिला ले लें या भोजपुरी क्षेत्र ले लें, तो उसको उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से फोकस किया हुआ है। वहां वो पदयात्रा से लेकर जो भी नुक्कड़ बातें सभाएं करते हैं, लोगों से इंटरेक्ट करते हैं, बातें करते हैं। देखिए पीके जो है, जिस तरीके से जो उन्होंने बातें कही हैं नीतीश कुमार को लेकर के, वो एक तरह से अगर वर्तमान में जिस तरीके से लोकसभा चुनाव के बाद जो सीटों का जो आंकड़ा सामने आया है, उस परिप्रेक्ष्य में ये सही दिखता है। आदरणीय प्रवीण सर ने भी बहुत अच्छी बात कही, क्योंकि देखिए प्रासंगिक तो ये है कि नीतीश कुमार, जैसे कल भी हम लोगों ने डिबेट में एक जिक्र को था, तो मैंने कहा था वो बिहार की राजनीति के फिनिक्स है, और वो फिनिक्स जब है वो प्रासंगिक बने रहते हैं, चाहे वो जिस स्टेज पे रहे, और उस स्टेज को कोई इग्नोर नहीं कर सकता है। पीके भी उसी चीज को नोटिस कर रहे हैं, पीके भी उसी बात को बताने की कोशिश कर रहे हैं कि नीतीश कुमार को बनाए रखना बिहार के बीजेपी के लिए मजबूरी। देखिए बिहार बीजेपी की जो लोकल यूनिट है, जो प्रवीण सर ने भी इसका जिक्र किया, ये पब्लिक डोमेन में है। बिहार बीजेपी की जो लोकल यूनिट है, ये दो भागों में स्प्लिट है जी। एक धड़ा जो है बिल्कुल नीतीश कुमार को लाइक नहीं करता है, एक धड़ा उनको साथ लेके चलता है, लेकिन यहाँ पर धड़े की बात पीछे हो जाती है और सत्ता की बात सामने आ जाती है। अब सत्ता की बात सामने आती है तो सारी बातें गौण हो जाती है। अब रही बात पीके की, तो पीके ने जिस तरीके से माइनरली ये बातें कही हैं, भले ही उन्होंने कटाक्ष के रूप में कही हो, उनका शैली बिल्कुल गंवाई हो, लेकिन वो एक हद तक सही है, क्योंकि ये सब जानते हैं अगर बीजेपी नीतीश कुमार को लेकर के बिहार में अगर कोई एक्सपेरिमेंट करेगी, तो इसका सीधा असर दिल्ली में देखने को मिल सकता है, इसमें कहीं कोई शक नहीं। जी सौरभ, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, दिल्ली में असर देखने को इसका मिल सकता है। और इसी बात से फिर हम दिल्ली की तरफ बढ़ते हैं, जहां पर बैठक होने जा रही है राष्ट्रीय कार्यकारिणी की, जेडीयू की, और जिस पर सबकी नज़र भी रहेगी। प्रवीण जी, मेरा आपसे सवाल इसको लेकर है कि क्या कुछ एजेंडा रहने वाला है इस बैठक में जेडीयू के भविष्य को लेकर? तमाम लोग नीतीश कुमार के स्वास्थ्य को लेकर काफ़ी कुछ बातें कहते हैं उस लिहाज से, और भविष्य की लीडरशिप के लिहाज से कुछ लोग तो सवाल ये भी खड़ी कर रहे हैं कि क्या दिल्ली में कोई ऐसा भी फैसला हो सकता है कि बीजेपी से अलग होके वापस से आरजेडी के साथ, मतलब तमाम तरह के, मतलब जितने मुंह उतने सवाल मैं देख रहा हूँ इस बीच होने लगे हैं, और तमाम सोशल मीडिया से लेकर मीडिया में मैंने इस तरह की हेडलाइनें भी खूब देखी हैं। कैसे देख रहे हैं जो कार्यकारिणी होने वाली है? कोई सामान्य कार्यकारिणी या कोई बड़े फैसले भी होने हैं? नहीं, ये सामान्य कार्यकारिणी तो नहीं है, क्योंकि अभी दिसंबर में उनकी कार्यकारिणी हुई थी, तो उसमें अध्यक्ष का
अध्यक्ष को बदला गया था और ललन सिंह को हटा कर नीतीश कुमार खुद अध्यक्ष बने थे। तो इसमें एक तो कि चुनाव के बाद ये उनकी बैठक हो रही है और राष्ट्रीय कार्यकारिणी के पहले अचानक पिछली बार भी पदाधिकारियों की मीटिंग बुला ली थी, इस बार भी पदाधिकारियों की मीटिंग बुला ली है। और जब जब जदयू की कार्यकारिणी की और पदाधिकारियों की मीटिंग होती है तो उसमें कुछ बड़े फैसले लिए जाते हैं। एक तो कि जब भी अध्यक्ष का बदलाव हुआ है तो इसी प्रक्रिया से हुआ है। तो इस बार ये माना जा रहा है कि एक तो कि चुनाव की समीक्षा होगी कि हार की वजह क्या रही और कहाँ पार्टी कमजोर पड़ी, क्या लैकिंग हुई, उसमें सहयोगी दलों का कितना सहयोग मिला, वोट ट्रांसफर हुए कि नहीं हुए, इन सब पर चर्चा होगी। और दूसरे की ये भी एक उम्मीद की जा रही है कि किसी को अध्यक्ष या कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में बनाया जा सकता है, क्योंकि नीतीश कुमार अब उस स्थिति में नहीं है कि वो मुख्यमंत्री के साथ साथ पार्टी के अध्यक्ष का दायित्व भी निभा सकें। और अभी चूंकि केंद्रीय मंत्रिमंडल में भी उनकी सहभागिता है पार्टी की, तो वो चाहेंगे कि इस बहाने थोड़ा सा दूसरे प्रदेशों में भी पार्टी का विस्तार हो। तो किसी ऐसे आदमी को अध्यक्ष या कार्यकारी अध्यक्ष बनाया जाएगा जो दूसरे प्रदेशों में भी जा करके पार्टी को कुछ ताकत प्रदान करे, कुछ संगठन वहाँ खड़ा करे, पार्टी का विस्तार हो। तो ये चीजें लग सकती है। एक और बात चर्चा में है, वो उपेंद्र कुशवाहा को लेकर के है जी कि उपेंद्र कुशवाहा के साथ नीतीश कुमार की बातचीत हो रही है और वो बातचीत इस बिंदु पर हो रही है कि उनको फिर से जदयू में लाने की कोशिश हो रही है। उपेंद्र कुशवाहा एक बार जाकर मिल भी चुके हैं मुख्यमंत्री से। अब क्या बात हुई वो तो सामने नहीं आई, मगर ये माना जा रहा है कि अभी जैसे भाजपा और नीतीश कुमार को एक दूसरे की जरूरत रहती है, उसी तरह उपेंद्र कुशवाहा और नीतीश कुमार को भी एक दूसरे की अभी जरूरत है। क्योंकि नीतीश कुमार के नज़र में कोई वैसा व्यक्ति अभी है नहीं पार्टी के अंदर जो पार्टी को संभाल सके, और दूसरे की नीतीश कुमार का अपने नेताओं पर बहुत ज़्यादा भरोसा भी नहीं है। वो चाहते हैं कि उपेंद्र कुशवाहा को पार्टी में ला करके कोई बड़ी जिम्मेवारी उनको दी जाए। और उपेंद्र कुशवाहा के साथ उनका तुम्ही से मोहब्बत तुम्ही से लड़ाई वाला रिश्ता है। वो बराबर आते जाते रहते हैं, कभी साथ आते हैं, कभी दूर जाते हैं, मगर फिर भी दोनों के संबंध जो है वो कभी खराब नहीं होते। बयानबाजियां होती हैं मगर बीच बीच में दोनों मिलते भी रहते हैं। तो वो एक अलग किस्म का रिश्ता है दोनों के बीच, और दोनों एक दूसरे का सम्मान भी करते हैं। तो ये चर्चा भी हो रही है कि उसमें हो सकता है कि उपेंद्र कुशवाहा को फिर से लाने के संबंध में या दूसरे दलों के साथ रिश्ता जोड़ने के संबंध में कुछ बातें हों, कुछ निर्णय लिए जाएं। तो अब क्या अंतिम निर्णय क्या होगा ये तो पार्टी के मीटिंग के बाद ही पता चलेगा, मगर ये चर्चाएं हो रही हैं। पार्टी के नेताओं ने भी कहा कि हाँ ये सब बातें हो सकती हैं, इस पर विचार किया जाएगा। मगर नीतीश कुमार क्या फैसला लेंगे और क्या करेंगे ये उनके बहुत करीबी भी नहीं जानते हैं। इसीलिए लालू प्रसाद ने कहा था एक बार कि नीतीश कुमार के पेट में दांत है। तो और ललन सिंह उस समय नीतीश कुमार के खिलाफ हो गए थे, तो उन्होंने कहा कि मैं पेट के दांत को उखाड़ने का तरीका जानता हूँ। हालांकि वो उखाड़ नहीं पाए और फिर उनको नीतीश की शरण में आना पड़ा। तो ये नीतीश कुमार कुछ बड़ा ही फैसला लेंगे ये माना जाता है। बिल्कुल नजर रहेगी उस। संतोष जी, हम लोग चर्चा कर रहे थे कि दिल्ली में नीतीश कुमार पहुंच चुके हैं और एक बड़ी बैठक होनी है। तो नीतीश कुमार की पार्टी के भविष्य को लेकर, नीतीश कुमार के खुद के भविष्य को लेकर, भाजपा और जेडीयू को जो गठबंधन चल रहा है उसके भविष्य को लेकर कुछ क्या बड़े फैसले होने वाले हैं इस बार? देखिए, कल का बैठक में कोई बड़ा फैसला मुझे नहीं लगता है कि लिया जाएगा। केवल प्रेशर पॉलिटिक्स है और ये रूटीन बैठक है। चुनाव आयोग के निर्देशानुसार साल में 2 बैठक होनी होती है 6 महीना पर। तो 6 महीना पूरा होने जा रहा है, एक बैठक है और इसी बहाने एक भाजपा पर प्रेशर पॉलिटिक्स डालने की बात है। बैठक के बहाने भाजपा से विशेष पैकेज, विशेष राज्य का दर्जा और बिहार की हिस्सेदारी, योजनाओं में जो पैसा रुका हुआ है उसकी डिमांड, इस तरह से बिहार के हक की बात की जाएगी और सोशल जस्टिस और जो धर्मनिरपेक्षता की बात कही जाएगी, जो पिछले 10 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी का एक तरफा एजेंडा चल रहा था, हिंदू राष्ट्र, मुसलमान को पाकिस्तान भेजने की। तो इन सब एजेंडों पर कॉमन मिनिमम प्रोग्राम की बात होगी मुझे लगता है कि, और बाकी कुछ अभी अध्यक्ष वगैरह बदलने की कोई बात नहीं है। विधानसभा चुनाव तक नीतीश कुमार ही अध्यक्ष रहेंगे। हाँ, उपेंद्र कुशवाहा को लाने की कवायद चलेगी,
क्योंकि कुशवाहा समाज, कुशवाहा वोट एनडीए से खिसकता जा रहा है और राष्ट्रीय जनता दल ने, लालू प्रसाद ने अभय कुशवाहा को संसदीय दल का नेता बनाया। उससे पहले कुशवाहा समाज के 8 लोगों को टिकट दिया। तो लोकसभा चुनाव में कुशवाहा वोट फिर से, कुशवाहा वोट का सॉफ्ट कॉर्नर लालू प्रसाद की तरफ, तेजस्वी यादव की तरफ हुआ था और ये सॉफ्ट कॉर्नर अब आम चर्चा हो गई है अभय कुशवाहा को संसदीय दल का नेता बनाए जाने के कारण कि कुशवाहा की आरजेडी ही कुशवाहा समाज के लिए फिट है। तो कुशवाहा समाज उधर मुखातिब हो रहा है। तो उसे रोकने के लिए मुझे लगता है कि राज्यसभा में कुशवाहा को भेजने की बात चल रही है और विधान परिषद में भगवान कुशवाहा को भेजने की बात चल रही है। तो अभी बिहार की राजनीति कुशवाहा पॉलिटिक्स के इर्द गिर्द घूमने जा रही है, क्योंकि कुशवाहा वोट नीतीश कुमार का माना जाता था कि नीतीश कुमार के साथ है। जब नीतीश जी राष्ट्रीय जनता दल के साथ गए तो भारतीय जनता पार्टी ने कुशवाहा वोट तोड़ने के लिए सम्राट चौधरी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया, फिर बाद में उप मुख्यमंत्री भी बनाया ताकि कुशवाहा वोट उसकी तरफ मुखातिब। लेकिन लालू प्रसाद ने सारे समीकरण को ध्वस्त कर दिया और चित्तौड़गढ़ माना जाने वाला औरंगाबाद से पहली बार क्षत्रिय समाज से लगातार आजादी के बाद वहां राजपूत समाज जीतते आया था और वहां से कुशवाहा समाज को विजय, कुशवाहा समाज के अभय कुशवाहा चुनाव जीते। उसके बाद उनको संसदीय दल का नेता बना दिया। तो अब टोटल राजनीति बिहार की जो है कुशवाहा समाज के इर्द गिर्द अब घूम रही है। हर कोई कुशवाहा समाज को अपने पाले में करना चाहता है। लालू प्रसाद भी जानते हैं कि कुशवाहा समाज अगर उनके पाले में आ गया तो तेजस्वी को सत्ता की कुर्सी पर बैठाया जा सकता है। नीतीश कुमार भी अच्छी तरह से जानते हैं, भाजपा भी अच्छी तरह से जानती है कुशवाहा समाज का 5% से ऊपर वोट है और वो उस वोट का काफी मायने है। ऐसे तो सभी वोट का मायने है, चिराग पासवान का वोट भी मायने रखता है, लेकिन 5% वोट अगर एनडीए से घसकता है तो उसका फायदा लालू प्रसाद को मिलेगा। इसलिए मुझे लगता है कि कुशवाहा समाज की राजनीति वहां राष्ट्रीय कार्यकारिणी में भी देखने को मिलेगी और प्रदेश अध्यक्ष पर भी कुशवाहा की जगह पर किसी भगवान सिंह कुशवाहा को नीतीश कुमार अध्यक्ष बनाने जा रहे हैं। भगवान सिंह कुशवाहा समाज में एक जाने माने नाम है और उपेंद्र कुशवाहा को फिर से लाने की कवायद की जाएगी और राष्ट्रीय मुझे लगता है कि या तो कार्यकारी अध्यक्ष बनाएंगे या फिर उपाध्यक्ष बनाएंगे या हो सकता है केंद्र में मंत्री भी बनाए। तो यही रणनीति अभी चल रही है नीतीश कुमार की और इस बैठक में कुल मिलाकर देखा जाएगा तो भारतीय जनता पार्टी और एनडीए सरकार पर दबाव डालने का प्रयास करेंगे नीतीश कुमार कि अगर नहीं मेरी बात मानी जाएगी तो फिर हम लालू प्रसाद के साथ जा सकते हैं। तो कुल मिला के प्रेशर पॉलिटिक्स का एक गेम खेला जा रहा है और दूसरा कि अपनी पार्टी में लीडरशिप के भविष्य को तलाशना। इसीलिए उपेंद्र कुशवाहा, प्रवीण जी भी कह रहे थे, संतोष जी आपने भी कहा कि उपेंद्र कुशवाहा को नीतीश जी ने अपनी पार्टी में सेकेंड लाइन कभी नहीं तैयार होने दी। आप शुरू से कीजिए, नीतीश जी के पार्टी में कोई सेकेंड लाइनर नहीं रहा, बस रबर स्टाम्प जो भी रहे हैं और सेकेंड लाइनर नहीं तैयार हुआ है। तो इसकी रणनीति आप देख रहे होंगे कि जदयू में निशांत को राजनीति में लाने की बात हो रही है। तो नीतीश कुमार सिद्धांत की राजनीति करते हैं, अपने जीते जी तो बेटे को राजनीति में नहीं लाएंगे। तो जब सेकेंड लाइन कोई नहीं रहेगा तो उनके बाद ऑटोमेटिक पार्टी को टूटने से बचाने के लिए निशांत को राजनीति में लाया जाएगा और उन्हें मुझे लगता है कि जदयू की जिम्मेवारी सौंपी जाएगी, क्योंकि अब जदयू के लोग ही धीरे धीरे निशांत को राजनीति में लाने की चर्चा कर रहे हैं। तो नीतीश कुमार की एक यही वजह है कि उन्होंने सेकेंड लाइनर आज तक जदयू में तैयार नहीं होने दिया है। कोई भी सेकेंड लाइनर नेता नहीं है, जो भी है रबर स्टाम्प। आरसीपी तैयार हुए तो वो भी निकल गए, ललन सिंह तैयार हुए वो भी सेकेंड लाइनर नहीं रह पाए। आप अभी विजय चौधरी हैं, सम्राट चौधरी हैं, संजय झा है, तो कोई सेकेंड लाइनर नहीं है, सब बस रबर स्टाम्प है, जी हुजूरी करने वाले हैं। किन्हीं का अपना अस्तित्व नहीं है, किन्हीं का बैकग्राउंड नहीं है कि कोई वोट ट्रांसफर करवा सके। अभी जो भी नेता जदयू में सेकेंड लाइनर कहे जाते हैं या थर्ड लाइनर कहे जाते हैं, किन्हीं के पास वोट ट्रांसफर की कैपेसिटी नहीं है। जदयू में जो है नीतीश कुमार है, नीतीश कुमार के बाद कोई भी उनकी पार्टी संभालने वाला अभी दिखता नहीं दिख। बिल्कुल सुजीत, जैसा कि 2 वरिष्ठ साथियों ने हमारे बताया कि प्रमुख एजेंडा पार्टी का भविष्य, लीडरशिप के तौर पे कार्यकारी अध्यक्ष किसी को चुना जा सकता है और उपेंद्र कुशवाहा को वापस लाने का प्रयास चल रहा है, तो शायद उसको लेकर भी कुछ फैसला हो सके इस बैठक में। आपके हिसाब से क्या एजेंडा रखने वाला है इस पूरी? अभी कार्यकारी अध्यक्ष किसी को नहीं बनाया जाएगा, क्योंकि ये राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है। जब कार्य समिति और कार्यकारिणी दोनों बैठक होती है, उसी में अध्यक्ष का चुनाव होता है। अभी अध्यक्ष पद का कोई मामला इस बैठक में नहीं होने जा रहा है। दोनों बैठक साथ होती है, तो एक में प्रस्ताव पारित होता है और दूसरे में उसका अनुमोदन होता है। तो इसलिए अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष का कोई मामला इस बैठक में नहीं होने जा रहा है। केवल प्रेशर पॉलिटिक्स है भारतीय जनता पार्टी पर दबाव बनाने की
और अक्टूबर में झारखंड के साथ विधानसभा चुनाव कराने की प्रेशर पॉलिटिक्स है। नीतीश कुमार चाहते हैं कि झारखंड के साथ बिहार विधानसभा का चुनाव हो, ताकि तीसरे नंबर का जो धब्बा लगा हुआ है नीतीश कुमार पर, तीसरे नंबर पार्टी के, उससे उबर कर अभी जो माहौल है, जो समीकरण है, अगर एकजुट होकर चिराग पासवान, राम मांझी, नीतीश कुमार और भाजपा एकजुट होकर लड़ेंगे तो निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि 150 के आसपास सीट, 150 से ऊपर सीट जीत पाएंगे। जो बिहार का जातीय समीकरण है, लोग जाति के आधार पर वोट करते हैं, उसका फायदा नीतीश कुमार को होगा। और अभी चिराग पासवान भी विरोध नहीं करेंगे, कोई विरोध नहीं करेगा और एकजुट होकर लड़ेंगे तो सफलता निश्चित तौर पर मिलेगी। और नीतीश कुमार पहले नंबर की पार्टी बनना चाहते हैं, इसलिए अभी ही चुनाव कराना चाहते हैं, वो जल्द चुनाव चाहते हैं और इसीलिए मुझे लगता है जो आपने कहा वो प्रेशर पॉलिटिक्स वाला गेम चला। सुजीत, आप बताइए क्या एजेंडा रहने वाला है? आज हमारी बात हो रही थी सभी वरिष्ठ नेताओं के साथ साथ जदयू के जो मुख्य प्रवक्ता हैं उन्होंने बजाते बयान दिए। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि जब ऐसी बैठकें होती हैं तो चौंकाने वाले फैसले भी लिए जाते हैं। उन्होंने 2 लाइन कही, उस लाइन पे थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। उन्होंने ये कहा कि नीतीश कुमार चौंकाने वाले फैसले नहीं लेते हैं, नीतीश कुमार चौंका लगाने वाले फैसले लेते हैं। तो ये बात उन्होंने कही। और दूसरी बात उन्होंने कही कि मीटिंग अहम है, बस आप लोग इससे इतना समझिए। तो अहम मीटिंग का सेंस क्या हो सकता है? देखिए, ये बात भी है कि पिछले कुछ ही चंद रोज पहले ही झारखंड के कद्दावर नेता सरयू राय की नीतीश कुमार से मुलाकात जी। सरयू राय मूल रूप से बिहार के रहने वाले, हालांकि उनका कार्यक्षेत्र झारखंड। नीतीश कुमार पूरे तरीके से झारखंड में भी अब अपनी पार्टी के विस्तार को करने में लगे हुए हैं। आपको ध्यान होगा कि उन्होंने राज्यसभा में जब किसी को भेजा जाना था तो एक सीट पे उन्होंने खीरू महतो को भेजा था। खीरू महतो झारखंड के प्रदेश अध्यक्ष हैं और कुशवाहा बिरादरी से ही आते हैं, हालांकि निशाना उनका वहां की कुशवाहा बिरादरी का, वो गोटी उन्होंने वहां पर से। अब रही बात मीटिंग की एजेंडे की, तो देखिए जहां तक बात मीटिंग की एजेंडे की है तो मैं एक हद तक प्रवीण बागी सर से सहमत हूं। पार्टी में एक आम राय जरूर बनाई जा सकती है कार्यकारी अध्यक्ष के लिए, और उस कार्यकारी अध्यक्ष के नाम के दौड़ में अभी तक जो नाम है वो सबसे आगे चल रहा है, वो संजय झा। हालांकि दूध का दूध पानी का पानी जो है वो 24 घंटे में ही हो जाएगा, क्या होना है नहीं होना है, लेकिन संजय झा का नाम बिहार की जदयू की राजनीतिक दुनिया में तैर रहा है कि उनको कार्यकारी अध्यक्ष के मामले पर आम सहमति बनाई जा सकती है। उनको आने वाले दिनों में एक प्रस्ताव पारित करके उनको पार्टी का कार्यकारी अध्यक्ष बना करके उनके ऊपर पार्टी की जिम्मेदारी दी जाती है। इसके अलावा 1-2 नाम और हैं, और वो जो भी नाम है वो फाइनल तो नीतीश कुमार को ही करना है। जिस तरीके से नीरज कुमार सिंह ने आज ये बातें कही, बहुत ही उन्होंने दृढ़ता से ये बातें कही कि जो ऐसी मीटिंग होते हैं तो बड़े फैसले लिए जाते हैं। तो ये जिस तरीके से मीटिंग की जो टाइमिंग है ये बहुत मायने रखती है। आप ध्यान देंगे इसके पहले अगर मीटिंग की टाइमिंग को देखा जाए, किस तरीके से जुलाई 2021 में मीटिंग हुई, फिर उसके बाद से 2020 में मीटिंग हुई थी, 20 में आरसीपी जो है वो बने थे, और उसके बाद से 21 में ललन सिंह बने थे। दोनों में एक फर्क होता है। अब मीटिंग जो है ये जिस तरीके से चल रही है और जिस तरीके से यहाँ से सब लोग गए हुए हैं, इसको लेकर के सबकी नजरें वहां पे टिकी हुई है। अगर नीतीश कुमार ने किसी को कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में एक आम सहमति बनाने की कोशिश की तो ये मान के चलिए कि नीतीश कुमार अब एक ही जगह पर अपने ध्यान को कॉन्सेंट्रेट करने की कोशिश करेंगे और पार्टी किसी और की जिम्मे दे करके और फिर अपने सारे काम धाम को जिस तरीके से और फैलाने की कोशिश करेंगे और उसको इम्प्लीमेंटेशन की जिम्मेदारी उस कार्यकारी को मिलेगी। लेकिन थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा सौरभ जी, क्योंकि मुझे नीरज कुमार सिंह जो है कोई छोटे मोटे नेता नहीं है, मुख्य प्रवक्ता है। सीएम नीतीश कुमार के नजदीकी नेताओं में उनकी गिनती होती है। बयान जो देते हैं उनके बयान को अभी तक सीएम नीतीश कुमार ने कभी काटा नहीं है, तो उनकी बात अगर इस तरीके से आई है तो कुछ तो बड़ा हो ही सकता है। बहरहाल 24 घंटे की बात है, देखना होगा सामने क्या। बिल्कुल नजर रहेगी उस पे कि क्या हो सकता है,
क्योंकि नीतीश कुमार क्या करने वाले तमाम लोग कहते हैं उनको खुद भी नहीं पता है कि वो क्या करने वाले हैं। बिल्कुल बिल्कुल सौरभ जी, नीतीश जाहिर कुमार क्या करते हैं ये दो ही लोग जानते हैं, या तो एक ऊपर वाला और दूसरा खुद नीतीश कुमार, और कोई नहीं जानता है। जी, तो वो तो जब वो फैसला सामने आएगा तभी समझ में आएगा। बाकी जब उन्होंने पार्टी की कमान ललन सिंह को हटा के खुद अपने हाथ में ली थी, तो उसके पीछे एक बड़ा कारण ये भी था कि उनको जो गठबंधन था लोकसभा चुनाव के ठीक पहले, उस पर एक मेजर शिफ्ट लेना था, एनडीए में वापस आने था। इसलिए मुझे लगता है उन्होंने पूरा होल्ड अपने हाथों में लिया था। और अब कम से कम वो चीज़ें सामान्य चल रही, दिख जितना रहा है उतने में तो सामान्य लग रहा है। तो उस लिहाज से मुझे लगता है कि पार्टी की कमान वो किसी और को दे सकते हैं। आज पप्पू यादव हमारे चैनल पे आए थे TV9 पर, और उन्होंने इंटरव्यू के दरमियान नीतीश कुमार के स्वास्थ्य का बड़ा हवाला दिया कि नीतीश कुमार का स्वास्थ्य ठीक नहीं चल रहा है। मैं जानना चाहता हूँ प्रवीण जी कि नीतीश कुमार का स्वास्थ्य लंबे समय से चर्चा का विषय बना हुआ है, क्या अभी भी वो बिहार में एक मुद्दा बन रहा है, या लोग इस बारे में इशारा करने लगे हैं कि लीडरशिप चेंज होगी, नीतीश कुमार का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, तो आगे कौन क्या, इसको लेकर चर्चाएं चल रही हैं क्या? तो चर्चा का विषय है ही, मगर और वो दिखता भी है, उनकी बीमारी जो है वो सार्वजनिक रूप से दिखती भी है, मगर कभी कोई इस पर आधिकारिक बयान नहीं आया या क्या एक्चुअली बीमारी है, किस चीज़ का इलाज चल रहा है, कहाँ इलाज हो रहा है, ये सब भी जानकारी सार्वजनिक नहीं हुई है और होनी भी नहीं चाहिए। बीमारियां होती हैं वो निजी चीज है ये मामला, मगर ये दिखता है सार्वजनिक रूप से और उसका असर पड़ रहा है पूरे सरकार पर, सरकार के कामकाज पर। चुनाव में भी इस बार जितनी सक्रियता रहती थी नीतीश कुमार की, इस बार कम रही और वो भाषण में भी बार बार बहकते दिखे। कई बार ऐसी हरकतें कर दी कि वो पूरे पार्टी को शर्मसार होना पड़ा, किसी को कुछ बोलते नहीं बना। एक बार अशोक चौधरी के पिताजी की पुण्यतिथि थी, वहाँ गए तो श्रद्धांजलि देने के लिए जो फूल रखा हुआ था वही फूल उठा के उन्होंने अशोक चौधरी पर बरसा दिए वो फूल। फिर एक बार मीडिया के साथ बात करते हुए एक पत्रकार के साथ अशोक चौधरी का माथा लड़ा दिया। एक बार अशोक चौधरी के गले लग गए, जैसे प्रेमी प्रेमिका गले लगते हैं उस तरह से एकदम सार्वजनिक रूप से। अब 400 के जगह पर 4000 बोल दिया। प्रधानमंत्री के पैर छूने की कोशिश करना बार बार, एक बार सार्वजनिक सभा में की, एक बार अभी संसदीय दल की जो बैठक थी दिल्ली में अभी हाल में उसमें उन्होंने की। तो इन सब चीज़ों से लगता है और उनके बोल चाल से भी लगता है मीडिया से उन्होंने दूरी बना दी है, तो उनको ये शायद सलाह दी गई है कि आप कम बोलिए। तो बिल्कुल प्रवीण जी, और इसी को पप्पू यादव ने इसी बात को आगे बढ़ाते हुए ये भी कहा कि बिहार को नीतीश कुमार को दो लोगों ने घेर रखा है, दो अधिकारियों ने और दो नेताओं ने। अधिकारी में तो एक नाम उन्होंने लिया मुख्य सचिव का, बाकी दो नेता कौन है उसका उन्होंने जिक्र नहीं किया। मैं जानना चाहता हूँ, आप लोग वरिष्ठ हैं, कवर करते रहते थे, कौन दो नेता और कौन दो अधिकारी, किसके बारे में पप्पू यादव इशारा कर रहे थे? पता नहीं पप्पू यादव क्यों नाम छिपा गए। बिहार के सब लोग जानते हैं, छोटा से बड़ा तक जानता है कि दो नेता उनके साथ हमेशा लगे रहते हैं, एक विजय चौधरी, एक संजय झा। पूरे जहां भी आप देखिएगा तो तस्वीर में ये दोनों दाएं बाएं नजर आएंगे उनके, और इन्हीं की सलाह से वो बोलते हैं और कहाँ क्या बोलना है कहाँ नहीं बोलना है वहाँ। कई बार आपने देखा कि संजय झा बाँह पकड़ के भी उनको हटा देते हैं, बोलने नहीं देते हैं। कई बार जैसे विधान सभा में जब वो बोल रहे थे जीतन राम मांझी के खिलाफ, बहुत कड़े शब्दों में उनके बयान आ रहा था उनका, तो उस समय विजय चौधरी ने कई बार कोशिश की कि उनको रोका जाए बोलने से। तो ये दो नेता ये सब लोग जानते हैं, ये कोई रहस्य नहीं है। पप्पू यादव ने कुछ राजनीतिक वजहों से नाम नहीं लिया होगा जी, पर ये सब लोग जानते हैं। और वाकई ये सब लोगों की चिंता का विषय होना चाहिए कि राज्य का मुख्यमंत्री जब खुद अस्वस्थ रहेगा तो कैसे प्रदेश को गति दे पाएगा। नहीं तो नीतीश कुमार तो बहुत सक्रिय नेता रहे हैं और 24 घंटे राजनीति ही करते हैं, वो 24x7 वाले नेता हैं, वो सीजनल नेता नहीं है। और लगातार सरकारी कार्यों का मुआयना करना, मीटिंग करना, रिव्यू करना, ये उनका डेली का रूटीन रहता था। मगर इधर लंबे अरसे से उसमें अंतराल आया है, उसमें गैप हुआ है, और वो इस वजह से हुआ है कि उनका स्वास्थ्य शायद इसकी अनुमति नहीं देता है। ठीक बात। मगर ये बात सामने खुल करके नहीं आती है और कोई ऐसा भी नहीं है जो सलाह दे कि भाई कुछ दिन आप विश्राम कीजिए, किसी दूसरे को प्रभार दे दीजिए या मुख्यमंत्री बना दीजिए जो कुछ दिन काम चलाए।
तो ये है, और सत्ता का मोह तो उनको है, ये कुर्सी का मोह तो नीतीश कुमार को बहुत ज्यादा है। जीतन राम मांझी को उन्होंने बना दिया था जब चुनाव हारे थे, तो और फिर जब जीतन राम मांझी जब तक उनके यस मैन बने रहे, उनके एक कॉल पर तुरंत दौड़ के उनके आवास चले जाते थे, तो तब तक वो ठीक थे। मगर जब उन्होंने अपने सूझबूझ से फैसले लेने शुरू किए, काम करना शुरू किया, तो तुरंत नीतीश कुमार ने उनको चलता कर दिया और खुद फिर कुर्सी पर बैठ गए। तो ये उनका स्वभाव है, सत्ता से अलग होकर के वो रह नहीं सकते हैं जी। इसी वजह से उनका किसी पर भरोसा भी नहीं जमता है। उनको हमेशा ये लगता रहता है कि ये आदमी हमारे साथ छल कर सकता है, हमको परेशान कर सकता है। तो इसीलिए पार्टी में भी वो किसी को बढ़ने नहीं देते हैं। कोई सेकंड लाइन तैयार नहीं हुई। अब उनके बाद कौन होगा ये बड़ा सवाल है। जैसे नेहरू के बाद कौन, पूरे देश में एक सवाल उस समय उठता था, उसी समय बिहार में नीतीश के बाद कौन, जदयू का क्या होगा, ये पार्टी में भी चिंता का विषय है। पार्टी के लोग भी इस पर चर्चा करते हैं कि भाई ये ठीक नहीं हो रहा है। कोई एक सेकंड लाइन होनी चाहिए थी जो पार्टी को संभाल सके और चला सके। तो न सरकार में कोई सेकंड लाइन है, न पार्टी में कोई सेकंड लाइन बनने की है। बिल्कुल। संतोष जी, यही सवाल आपसे भी है। जो पप्पू यादव का बयान आया और स्वास्थ्य को लेकर नीतीश कुमार के और 2 अधिकारी और 2 नेताओं के वाले बयान को लेकर कितना सही मानते हैं, कितना इत्तेफाक रखते हैं आप? संतोष जी, सुन पा रहे हैं आप मुझको? संतोष जी, संतोष जी, आप सुन पा रहे हैं मुझको? जी, मैं कह रहा हूं जो पप्पू यादव का बयान मैंने आपको बताया अभी, स्वास्थ्य को लेकर नीतीश कुमार के और 2 अधिकारी और 2 नेता चलाते हैं नीतीश कुमार को, तो इस पूरे बयान को कितना कितना इत्तेफाक रखते हैं आप? देखिए ये तो आम चर्चा है कि नौकरशाही हावी हो गई है। बोला जाता है कि भाई नौकरशाही सरकार चला रहे हैं। नीतीश जी के स्वास्थ्य को लेकर के तो भाई सम्राट चौधरी जी ने भी बोला था, जीतन राम मांझी जी ने भी बोला था, सभी लोग बोलते रहे सदन में उनके बयान को लेकर के, या जिस तरह से मतलब वो प्रधानमंत्री का भाव कर रहे हैं, जिस तरह से वो फूल अशोक चौधरी पर फूल बरसा रहे हैं, जिस तरह से 400 सीट को बोल रहे हैं, मतलब एक उम्र का तकाजा है। उम्र के साथ जो बोला जाता है, स्वास्थ्य उनको याद नहीं रहता है। मतलब जैसी चर्चाएं हैं आम लोगों के भी, कि उनको याद ज्यादा नहीं रहता है। सुबह 2-3 घंटे ठीक रहते हैं, फिर उनके बाद उनका कहा जाता है कि मतलब याददाश्त कमजोर हो गई है, जो उम्र के साथ सभी लोगों के साथ होती है। हमारे घर में भी पिताजी हैं, बुजुर्ग हैं, सब लोगों का एक एज के बाद 75 साल के बाद एक थोड़ा सा उसमें होता है कि मेमोरी लॉस होती है। तो नीतीश जी के साथ वही प्रॉब्लम है। और स्वास्थ्य का उनका तो चल ही रहा है, इलाज उनका। एक ये भी प्रॉब्लम है कि वो कान का भी इलाज उनका चल रहा है कि सुन नहीं पाते हैं, जो बोलते हैं वो नहीं सुन पाते हैं। उसका भी एम्स में इलाज चल रहा है, यहाँ भी इलाज चल रहा है, लगातार उनका इलाज चल रहा है। तो कोई भी पप्पू यादव ने कही है तो वो गलत बात नहीं कही। उनके स्वास्थ्य को लेकर, स्वास्थ्य में तो उनकी खराबी है ही, और इसी बात को लेकर है कि नौकरशाही हावी हो गई है। खासकर उनके जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं दीपक प्रसाद, वो हावी है। कहा जाता है कि वही अभी सुपर सीएम है, जो चाहते हैं वो करवा रहे हैं। ये पूरे नौकरशाही में सारे आईएएस आईपीएस सभी लोग यही बोलते हैं कि भाई जो काम है दीपक प्रसाद जो चाहेंगे वही होगा। और अभी उनके साथ जो 3 लोग बने हुए हैं, संजय झा, विजय चौधरी और अशोक चौधरी, इन्होंने घेर लिया है, फोकस बना लिया। बाहरी किसी की एंट्री वहां पे नहीं, कोई मिलना चाहे या नहीं, जो यही 4 लोग तय करेंगे तो मिल पाएंगे। और नहीं तो नीतीश जी पर्सनली अगर उनको याद रहा उसको बुलाने का तो कॉल किया तो उस समय वो मिल पाते हैं। नहीं तो स्थिति उनके स्वास्थ्य को लेकर के तो विषय चिंतनीय है ही। उनके स्वास्थ्य ठीक नहीं है। अभी एक नवादा की सभा में एक बार उन्होंने पांव पकड़ा था, उसके बाद दिल्ली में जब अभी बैठक हो रही थी तो पांव पकड़ने का प्रयास किया। तो ये तो एक स्वस्थ व्यक्ति की तो पहचान नहीं हो सकती है, क्योंकि राजनीति में भी नरेंद्र मोदी जी उनसे जूनियर है और उम्र में भी लगभग बराबर है, और पद के नाते वही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ हाथ मिलाना पसंद नहीं करते थे। मतलब जब एक पंजाब में एक सभा थी, मोदी अगर हाथ मिलाते तो उस बात को लेकर के नाराज थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जब नेता चुना गया था तो बिहार में भोज कैंसिल उन्होंने कर दिया गया था। गुजरात से पैकेज आया था, बाढ़ राहत के लिए पैकेज आया था, तो वो उन्होंने लौटा दिया था। इतनी नाराजगी थी, और आज पांव पकड़ रहे हैं। तो ये तो स्वस्थ तो नहीं है, मुझे लगता है कि पूरी तरह से स्वस्थ नहीं है। कहीं ना कहीं उनके वे अस्वस्थ हैं, और उनका जो होता है कि भूलने की आदत है, क्या वो पहचान नहीं पाते हैं। जो रेगुलर मिलते हैं उनको पहचान पाते हैं,
नहीं तो अगर 6 महीना बाद कोई मिल रहा है, साल भर बाद, तो उनको तुरंत नहीं पहचान पाते हैं। तो एक जो जॉर्ज फर्नांडिस साहब के साथ थी, चाहे शरद यादव के साथ बात के दिनों में हुआ, तो एक उम्र के साथ उनको ये बीमारी है और इसके इलाज की जरूरत है। और धीरे धीरे आप देखेंगे कि राजनीति में अब सेकंड विकल्प उनको तैयार करना पड़ेगा, नहीं तो उनके बाद जदयू को देखने वाला कोई नहीं, उनके पास सेकंड लाइनर कोई नहीं है। और मुझे लगता है कि अभी, और ये स्थिति अभी की नहीं है, ये धीरे धीरे 20 के चुनाव में उनको बहुत बड़ा सदमा लगा, जब चिराग पासवान के माध्यम से भाजपा ने उनको तीसरे पायदान पे ला दिया। और निश्चित तौर पर नीतीश कुमार ने बिहार में डेवलपमेंट के बहुत कार्य किए हैं, इतना कार्य किया है जो कि आज तक मुझे नहीं लगता है कि कोई कर पाया है और ना आगे कर पाएगा, कि हमेशा वो डेवलपमेंट वर्क करते हैं। इसके बावजूद जब तीसरे नंबर की पार्टी पर जब वो बने तो उनको एक सदमा लगा कि भाई भाजपा ने उनके पीठ में छुरा घोंपा और चिराग पासवान को आगे करके अनुमान बना करके नीतीश कुमार को तीसरे नंबर की पार्टी। अगर चिराग पासवान नहीं खड़ा होते 20 के चुनाव में और एनडीए पूरी तरह से एकजुट होकर लड़ता, तो जो आज तेजस्वी यादव 1 नंबर की पार्टी है वो मुश्किल से 50 सीट के नीचे रहे। जी यादव जो बोलता है कि बहुत बड़ा उनका नौकरी के नाम पर उनका एजेंडा चल गया, नंबर 1 पार्टी बन गए युवा में, हाँ निश्चित तौर पर उनका क्रेज बढ़ा है, लेकिन बिहार की जो जातीय समीकरण उसमें जाति के आधार पर लोग वोटिंग करते हैं। और यही वजह है कि चिराग पासवान ने वही कैंडिडेट दिया जहां जहां नीतीश कुमार को हराना था, और जहां जहां कैंडिडेट दिया वहां नीतीश जी की हार हुई, मैक्सिमम जगह हार गए और दूसरे नंबर की पार्टी बन गए। एक तो वो सदमा लग गया, उसके बाद फिर उसके बाद भारतीय जनता पार्टी उनके पार्टी को तोड़कर अपनी सरकार बनाने का प्रयास किए, तो फिर वो लालू प्रसाद के साथ गए, वो सदमा लगा। फिर लालू प्रसाद के साथ गए तो ऐसी राजनीतिक चर्चा हुई कि ललन सिंह पार्टी तोड़कर तेजस्वी को सीएम बनाने का प्रयास कर रहे थे, इसलिए ललन सिंह को हटाया गया और फिर वो भाजपा के साथ आए। तो नीतीश कुमार को सदमा पर सदमा लगा लगातार भीतरघात का सामना करना पड़ा पार्टी के अंदर, चाहे गठबंधन के अंदर। गठबंधन में उनकी पार्टी को नॉर्थ ईस्ट में तोड़ा गया, भारतीय जनता पार्टी ने उनके विधायकों को तोड़ा, तो उनको दिल दिमाग पर प्रभाव तो पड़ता ही, इंसान है भले ही राजनीति में, लेकिन प्रभाव तो पड़ता ही है। और उनका मुझे लगता है तबीयत निश्चित तौर पर थोड़ी बहुत खराब है और उनके इलाज की जरूरत है। बिल्कुल। सुजीत, जनता के बीच क्या चर्चा का विषय रहता है? आप जब इलेक्शंस में घूम रहे थे, लोगों से मिल रहे थे, बातचीत कर रहे थे, तो क्या जो क्रेडिबिलिटी को लेकर सवाल उठते हैं जनता के बीच, नीतीश कुमार के जो रवैया रहा कभी इधर कभी उधर, उसको लेकर तो तमाम बातें होती हैं, क्या उनके स्वास्थ्य को लेकर, जेडीयू की लीडरशिप और उसके भविष्य को लेकर भी चर्चा रहती जनता के बीच? ये वही नीतीश कुमार हैं जो अपने सरकार के मुखिया के रहने के दौरान तमाम यात्राएं जाते थे, राज्य के अलग अलग जिलों में जाते थे, कॉन्टिन्यू उनकी यात्रा चलती थी, वो जिलों में ही स्टे करते थे, उनके साथ पूरा अमला रहता था, हर एक चीज की माइन्यूटली वो जांच करते थे, डेवलपमेंट के कितने कार्य हुए, हर विभाग की एक एक फाइल को वो देखते थे। मतलब वो निकलते थे तो 2 या 3 भागों में वो यात्राएं जो है तैयार होती थी, एक बार में 12 से 15 जिले, एक बार में 12 से 15 जिले, ऐसे करके वो अपनी यात्राओं को निकलते थे, हर एक जिले में जाते। इसमें थोड़ी सी विराम की स्थिति आई है, मैं बल्कि कहूंगा अल्प विराम की स्थिति आई है। इसका एक कारण सीएम नीतीश कुमार का हेल्थ हो सकता है, क्योंकि देखिए वो सीएम है, ऑफिशियली अभी तक इस बारे में कुछ नहीं कहा गया है, तो मुझे नहीं लगता कि इस मामले पर ज्यादा कुछ और बातें होनी चाहिए। लेकिन हाँ, जो पब्लिक डोमेन में जो चीजें हैं वो बहुत कुछ कह देती हैं। अभी आप देखिए, थोड़े दिन पहले अभी पीएम मोदी जब बिहार आए थे तो नालंदा में, तो उन्होंने पीएम मोदी की उंगली पकड़ को देखना शुरू कर दिया था, पीछे जो एसपीजी का जवान बैठा था वो भी 2 सेकंड के लिए हक्का बक्का हो गया जी, ये अचानक क्या हो गया। इसके अलावा जब चंद्रयान जब हमारा लैंड कर रहा था चांद पर, तो उनका एक स्टेटमेंट आया था, वो बहुत चर्चा का विषय बन गया था। ठीक है, तो वो राजनीतिक टूल मुद्दा भी उसमें बनाया गया था। रही बात पब्लिक डोमेन में, मैं इस निसंदेह जब मैं चुनाव का दौर चल रहा था, मैं कई जगह पे गया, कई जिलों में गया, तो लोगों के बीच में ये बातें चर्चा का विषय थी कि सीएम की जो हेल्थ है इसमें पहले की तुलना में गिरावट देखने को मिल रही है। ये हेल्थ देखने, ये अगर कोई सड़क पर चलता हुआ आदमी अगर इस चीज को नोटिस कर रहा है, इसका मतलब ये है कि अगर एक आम आदमी इस चीज को नोटिस कर रहा है तो पढ़ा लिखा तो ऑलरेडी उसको नोटिस करेगा ही करेगा। ये जो भी राजनीति में थोड़ी बहुत दिलचस्पी लेता है वो इस चीजों को बहुत माइन्यूटली गौर करेगा। सीएम का जो हेल्थ है वो चर्चा का विषय था, इसमें कहीं कोई शक नहीं है।
और रही बात तो पॉलिटिकल जो यात्राएं इधर से उधर होती हैं, पार्टी बदलने का जो दौर होता है, तो राजनीति में कुछ भी असंभव नहीं है, ये दौर चलते रहता है। सीएम का विषय चर्चा में था सौरभ जी, ये लोगों की बातचीत से स्पष्ट रूप से बिल्कुल चर्चा में था, और मुझे लगता है कि इसीलिए ये बातें उठने भी लगी हैं कि जेडीयू की इस बैठक में कुछ बड़े फैसले हो सकते हैं। खासतौर पर सीएम नीतीश कुमार अपना बोझ, मुझे लगता है, थोड़ा हल्का करना चाहेंगे, तो तमाम जानकार लोग इस तरफ भी इशारा कर रहे हैं। बाकी फैसले क्या होंगे इस पर नज़र हमारी बनी रहेगी और हम अपने दर्शकों तक ज़रूर पहुंचाएंगे। सुजीत जी, संतोष जी, प्रवीण जी, आप तीनों लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। बाकी बिहार और उससे जुड़े ऐसे तमाम मसले, खास तौर पर जेडीयू, उसके भविष्य और जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की जो बैठक होनी है जिसके लिए नीतीश कुमार दिल्ली पहुंच चुके हैं, उस पर लगातार हमारी नज़र बनी रहेगी। आज हमने प्रयास किया आपको बताने का उसका एजेंडा क्या रहने वाला है, क्या फैसले ले सकते हैं नीतीश कुमार। जो भी अपडेट इस मामले में आता है आप तक हम ऐसे ही पहुँचाते रहेंगे। आप देखते रहिए TV9 बिहार झारखंड। शुक्रिया।